नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सामान्य अध्ययन ग्रुप सी और डी दोनों के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 25 में से 25 नंबर भैया। आइए देखते हैं, जनवरी 2025 में एग्जाम है भाई, 4-5 जनवरी को। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है भाई, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, ऑप्शन बी तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी केरल में है, ऑप्शन डी झांसी में है। तो कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, किस राज्य की बात कर रहा है? तो यह है भाई केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। केरल का एक स्थान है भाई कोझिकोड। कौन सा है भाई? कोझिकोड एक स्थान है, कोझिकोड स्थान पर है ये स्थित है भाई। पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डे गामा 1498 ईस्वी में इसी कालीकट नामक स्थान पर भैया क्या हुआ था, रुका था। तो कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो केरल राज्य में है, कोझिकोड स्थान। कहां पर, कौन सा स्थान है भाई? कोझिकोड स्थान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, या विनोबा भावे। तो सर्वोदय योजना का जो प्रस्ताव था वो जयप्रकाश नारायण द्वारा रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था भूमि सुधार। क्या उद्देश्य था? भूमि सुधार करना भाई, भूमि सुधार। और यही आपसे पूछ ले भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो हो जाएंगे कौन भाई? विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? रीवा में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, लखनऊ में स्थित है। अब राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की बात करें तो ये कब अपनाया गया था? तो सीएसआईआर द्वारा इसे 1953 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1953 में इसे अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हर्यक वंश की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी राजगृह। तो हर्यक वंश की राजधानी कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका भैया कौन? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की राजधानी की बात करें भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपको भाई कमेंट बॉक्स में बताना भाई। हाँ, हर्यक वंश की, तो इसे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ये राजधानी स्थापना कब हुई थी? तो 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो बिंबिसार द्वारा हुई थी। राजधानी बताना भाई कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद गौरी ने। तो भारत में दास राजवंश की स्थापना की बात कर रहा है, तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। और कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, आधी रात का सूरज यानी कि मिडनाइट का सूरज या मध्यरात्रि का सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नॉर्वे को कहते हैं मध्यरात्रि का सूर्य है, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे भाई। कामराजर पोर्ट लिमिटेड में स्थित है। कहां पर स्थित है? कच्छ में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, या कोच्चि में है? तो कामराजर पोर्ट लिमिटेड ये कहां पर स्थित है? ये जो है वो कहां पर है भाई? चेन्नई में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर, चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर उत्तर में कहां पर है? ये कोरोमंडल तट पर है। कहां पर है? कोरोमंडल तट पर है भाई, कोरोमंडल तट पर है। आइए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, या पद्म भूषण है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा भैया कौन सा? भारत रत्न। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, भारत रत्न हो जाएगा। सर्वप्रथम 2 जनवरी की बात करें, 2 जनवरी 1954 को पहली बार किसे दिया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को
दिया गया था, श्री राजगोपालाचार्य को ये दिया गया था भारत रत्न। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 393, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 392, ऑप्शन नंबर डी 308 अनुच्छेद। तो बता भाई क्वेश्चन नंबर 59 का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? तो अगर हम बात करें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। अब ये कह रहे हैं कि भाग कौन से में है? तो भाग भैया ये 20 में है। भाग कौन सा है भाई? भाग 20 है भैया। और ये किस संविधान से लिया गया भाई? संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किसके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अनुच्छेद 368 करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम? तो भैया ऑप्शन नंबर ए 100 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का 15%, या 50 सदस्य या 40 सदस्य। तो कितने होने चाहिए भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 50 सदस्य। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1975 में, बी कह रहा है 1985 में, सी कह रहा है 1965 में और डी कह रहा है 1995 में। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर 1985 में। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बांग्लादेश की राजधानी कहां पर हुई थी? ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और पूछ ले सार्क का मुख्यालय कहां है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। कहां पर स्थापना हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। मुख्यालय कहां पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा, बी ऑप्शन मेकमोहन रेखा और सी ऑप्शन 24 समांतर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं भाई मेकमोहन रेखा। और भाई डूरंड रेखा किसको कहते हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को 24 समांतर रेखा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मेकमोहन रेखा हो जाएगा भाई। आइए, और भारत और पाकिस्तान के बीच को इसको रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 है भाई, 8 है, 12 है, 10 है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। कौन कौन से राज्य है भैया? कौन कौन से राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर जाती है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। तो झंडा दिवस की बात पूछ रहा है भैया, तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कुल देशांतर रेखाएं कितनी है भैया? तो कुल देशांतर रेखाओं की बात पूछ रहा है भैया। 180 है, 90 है, 120 है और 360 है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 360। अब 180 जो देशांतर भी रेखा है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी उसे जाना जाता है। ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत कौन सा है? अब नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत वो है भैया जो भविष्य में समाप्त ना हो। ऐसी स्रोत जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना कम हो ना हो भाई, जैसे पेड़ पौधे हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। और अगर हम बात करें किसके? नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है। ये कैसी है भाई? नवीनकरणीय स्रोत है। तो पूछा नवीनकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पौधे हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस का तत्व नहीं है? तो नोबेल गैस का तत्व कौन नहीं है भाई? हीलियम है, नियोन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो भाई नोबेल गैस का तत्व कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा भैया? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, हाइड्रोजन। अब हम बात करें किसकी? जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडान। ये क्या अक्रिय गैस आते हैं, लेकिन रेडान जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। और जो अक्रिय गैस है उन्हीं को हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है।
ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भैया? संगीत वाद्य यंत्र के लिए, खाद्य उद्योग के लिए, संचार के लिए, बुनाई के लिए। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर की बात करें तो भैया ये संचार के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अब टेलीफोन संकेतक, इंटरनेट सिग्नल, डिजिटल केबल और टीवी सिग्नल के लिए ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? क्यों है भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, वन्य जीव संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। तो क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं पाया जाता है? ग्राउंडेड ऑयल, वाटर, आइसक्रीम या बटर मिल्क में, सॉरी। तो किसमें नहीं पाया जाता है ये पूछ रहा भाई। अब हम बात करें किसमें नहीं पाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हो जाएगा भाई ग्राउंडनट ऑयल। इसे कहते हैं मूंगफली। मूंगफली ऑयल मानी तेल, यानी कि मूंगफली के तेल। मूंगफली के तेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब है। दूध से जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, बनते हैं, दूध से जितने भी उत्पाद बनते हैं उनमें वसा पाई जाती है और उसी में क्या कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेकिन ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो भी कांच है, तांबा है, कागज है, पानी है। तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक की बात करें तो तांबा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, तांबा हो जाएगा। अब कौन कौन से है बिजली के सुचालक? तो तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है, शेर है, व्हेल है, चिंकारा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन है भैया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची में इसे शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो फंक है, हॉलकट है, मैकुलर है या हॉपकिंस है। तो अगर विटामिन सी की बात करें तो भैया जो सी जो है, अगर हम इसकी बात करें, जैसे भी ये ओ है, इसको ओ मान लें। अगर इसको आधा काट दें, आधा हल कट कर दें, काट दें, तो काट का मतलब आधा तो सी हो जाएगा ना, ये आधा सी हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? हॉल कट हो जाएगा। इसको कट कर दिया ना आधा, तो हॉल कट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन सी की खोज करता कौन है भाई? हॉल कट। अब विटामिन सी की बात करें तो ये भाई कहां पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे आंवला है, नींबू है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? पाउडर प्रकार का, तरल प्रकार का, या फोम प्रकार का, या ए और सी दोनों प्रकार का। तो पेट्रोलियम आग बुझाने के लिए दोनों प्रकार के शामकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? पाउडर और फोम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि चूहे को विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया जाता है जिंक फास्फाइड का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। ये विषैला रसायन है। ये क्या है भैया? ये विषैला रसायन है। कैसा रसायन है? विषैला रसायन है। इसमें फास्फोरस और जस्ता का अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? फास्फोरस और जस्ता का अकार्बनिक यौगिक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जी के जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।